देवनागरी 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 लिपि हमारी हम सबको है प्यारी। देवनागरी लिपि हमारी हम सबको है प्यारी। लिपि की विकास यात्रा विषयक कार्यक्रम के इस प्रथम भाग में देश विदेश में लिपियों के विकास की जानकारी के साथ भारत में ब्राह्मी एवं देवनागरी लिपि के प्रयोग के संदर्भ में चर्चा है। मित्रों, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लिपि की चर्चा करने के लिए। आप सब रोज समाचार पत्र पढ़ते होंगे। क्या आपने कभी किसी अनजान भाषा की किताब या समाचार पत्र देखा है? छोटी छोटी आकृतियां दिखाई देंगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। जब हम अपनी भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं तो लगता है कि कोई हमें सारी बातें सुना रहा हो। वास्तव में किसी भाषा की लिपि उसके मौखिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप भाषा ना जानते हो तो उसकी लिपि आपके लिए बेमानी है। 伊朗驻叙利亚大使馆21号证实，5名伊朗工程师在叙利亚霍姆斯。 देखिए, हम चीनी भाषा या उसकी लिपि नहीं जानते। सच में काला अक्षर भैंस बराबर। क्या आप जानते हैं कि संसार में कितनी भाषाएं हैं? विद्वान मानते हैं कि संसार में लगभग 4000 भाषाएं हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी भाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं जानते। रोचक बात यह है कि यही लगभग 400 भाषाएं ही लिखी जाती हैं। इसके अलावा अनेक भाषाओं की कोई लिपि ही नहीं है। इसका कारण यह है कि भाषा मूलतः मौखिक है। लिपि का होना भाषा के लिए अनिवार्य नहीं है। मैम, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में यही कोई 400 लिपियां हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लिपियां लगभग 40 ही हैं, क्योंकि कई भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। ये भाषा वियतनामी है। ये अंग्रेजी की तरह रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर भी हम उसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम वियतनामी नहीं जानते। शायद नाम वगैरह पहचान लें, फिर भी पढ़ नहीं सकते। हाँ मैम, मैं नेपाल गई थी। लिपि तो हिंदी की ही थी, लेकिन पढ़कर समझना मुश्किल था। सही बात है। भाषा जाने बिना उसे ठीक से पढ़ पाना भी आसान नहीं होता। अच्छा, फिर अपनी बात पर आती हूँ। मैंने बताया कि 4000 भाषाओं में 400 लिखी जाती हैं। उन भाषाओं की लिपियां 40 से ज़्यादा नहीं हैं। जब कोई भाषा जो अब तक नहीं लिखी गई है अपने लिए लिपि चाहती है तो वो किसी और भाषा की लिपि को अपना लेती है, क्योंकि नई लिपि बनाने से किसी पुरानी को ले लेना ज़्यादा आसान है। अब मैं एक रोचक बात बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। भले लिपियाँ 40 हों, परंतु लिपि पद्धतियाँ केवल 4 ही हैं। मैम, लिपि पद्धति से आपका क्या तात्पर्य है? हम नहीं समझ पाए हैं। बताती हूँ। इससे पहले ये 4 लिपि पद्धतियाँ क्या हैं ये जान लें। ये चीनी भाषा के शब्द हैं। वास्तव में ये शब्द ही हैं, क्योंकि चीनी भाषा में कोई वर्णमाला नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। चीनी में हर शब्द का एक चित्र होता है। चित्र से उसके उच्चारण का कोई संकेत नहीं मिलता। जैसे हिंदी के वर्ण क से ध्वनि क का संकेत मिलता है और अंग्रेजी वर्ण एम से एम के उच्चारण का पता चलता है। मात्र 30 से 50 ध्वनियों की मदद से भाषाएं लाखों शब्द बना लेती हैं। इस कारण अधिकतर भाषाओं की वर्णमाला में 30 से 50 वर्ण ही होते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, हिंदी की वर्णमाला में 49 वर्ण हैं। क्या आप जानते हैं कि चीनी भाषा में कितने चित्र हैं? लगभग 30,000। जिस तरह से हम गृह और कार्य जैसे 2 शब्दों को मिलाकर समास से गृह कार्य जैसा तीसरा शब्द बना लेते हैं,
चीनी भाषा भी इन 30,000 चित्रों के योग से लाखों नए शब्द बना लेती है। मैम, एक लिपि पद्धति की बात समझ में आ गई। दूसरी लिपि पद्धति क्या है? दूसरी संश्लिष्ट आकृति पद्धति है जो अरबी भाषा की लिपि में देखी जा सकती है। इसमें ध्वनियों के लिए वर्ण तो हैं, लेकिन हर जगह वर्ण पूरे नहीं लिखे जाते। यूं कह सकते हैं कि हर वर्ण का एक टुकड़ा लेकर पूरा शब्द बना लिया जाता है। भारत की भाषा उर्दू ने भी अरबी की लिपि को अपनाया है। मैं उर्दू के एक शब्द से अपनी बात को स्पष्ट करती हूँ। अरबी की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पहली पंक्ति में 4 वर्ण हैं, म, स, न, द। इनसे शब्द बनता है मसनद। उर्दू दाएं से बाएं पढ़ी जाती है, इसलिए उर्दू में द न सम का क्रम है। दूसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों को मिलाकर मस बनाया। तीसरी पंक्ति में 3 ध्वनियों को मिलाकर मसन बनाया। आखिरी पंक्ति में 4 वर्ण मिलकर मसनद शब्द बना। आपने देखा होगा कि कोई वर्ण दूसरे वर्ण में मिलता है तो उसका एक छोटा हिस्सा ही बचता है। केवल शब्द के अंत में ही वर्ण अपने पूरे आकार में आता है। इस लिपि में 5-6 वर्ण ऐसे भी हैं जो अपने साथ किसी वर्ण को जुड़ने नहीं देते, जैसे दरवाजा। यहाँ हर वर्ण अलग अलग लिखा गया है। आपने अभी दूसरी लिपि पद्धति संश्लिष्ट लिपि पद्धति का परिचय प्राप्त किया। चूंकि इसमें प्रायः हर शब्द वर्णों के हिस्सों से आकार लेता है, इसीलिए हम इसे संश्लिष्ट लिपि कहते हैं। मैम, यह चर्चा बहुत रोचक रही। संसार में कितनी भाषाएं इस लिपि का प्रयोग करती हैं? अरबी, फारसी, उर्दू आदि लगभग 50 भाषाएं। ये लिपि इस्लाम के साथ दूसरे देशों में गई। अब हम तीसरी लिपि पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। रोमन संसार की सबसे प्रचलित लिपि पद्धति है। अंग्रेजी आदि पश्चिम यूरोप की भाषाएं, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। एशिया की तुर्की, इंडोनेशिया आदि देशों की भाषाओं ने भी इस पद्धति को अपना लिया है। अनुमान है कि लगभग 250 भाषाएं रोमन का प्रयोग करती हैं। मैम, केवल इनको ही हम ध्वन्यात्मक क्यों कहते हैं, जबकि हिंदी भी तो ध्वन्यात्मक है? मैं खुद ही इस विषय पर आने वाली थी। ध्वन्यात्मक लिपि में हर स्वर या व्यंजन का एक वर्ण होता है। शब्दों के उच्चारण क्रम के अनुसार वर्ण लिखे जाते हैं। यहाँ देवनागरी की तरह स्वर और व्यंजन को मिलाकर नहीं लिखा जाता। लेकिन अंग्रेजी में कई वर्णों की 2-3 ध्वनियाँ होती हैं ना? हाँ, ये भाषा विशेष की विशेषता या कमी है। वर्ण और ध्वनि का सामंजस्य लिपि का गुण है, लेकिन कुछ भाषाओं में यह सामंजस्य कम होता है। हम इस सामंजस्य की चर्चा आगे करेंगे। अब हम आते हैं अक्षरिक पद्धति पर। यह पद्धति हिंदी, बांग्ला, पंजाबी आदि भाषाओं में देखी जा सकती है। मैम, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस पद्धति में व्यंजन और स्वर मिलाकर लिखा जाता है। हाँ, इससे लेखन में सुविधा होती है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राष्ट्र। यहाँ राष्ट्र में हिंदी का श्र रोमन लिपि में लिखने के लिए हमें 5 वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य लिपि पद्धतियों की अपेक्षाकृत अक्षरिक लिपि पद्धति अधिक सुकर है। हिंदी में अ, उ, क, त, र, ह आदि वर्ण हैं। जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं तो अक्षर बन जाते हैं। हिंदी में का, सै, तो आदि मात्रा युक्त अक्षर हैं। अक्षरिक पद्धति में व्यंजन के साथ स्वर संपूर्ण रूप में नहीं लिखा जाता। व्यंजन के साथ स्वर का चिन्ह अर्थात मात्रा लिखी जाती है। इस पद्धति में 2 या अधिक व्यंजन मिलकर
संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे कि यहाँ क्य, द, स्क, प्र। संयुक्त व्यंजनों के साथ भी मात्रा लग सकती है, जैसे कि यहाँ स्वी, क्ला, स्कू, प्री। चलिए अब लिपि पद्धति के महत्व की बात करें। पुराने जमाने में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रसार पूरे भारत में हुआ था। भारतीय भाषाओं ने ब्राह्मी की इसी व्यवस्था को अपनाया। पद्धति की बात यहीं आती है। जरा अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम को देखिए। स्वर और व्यंजन अलग नहीं लिखे जाते। पूरी वर्णमाला में स्वरों का कोई क्रम ही नहीं है। अंग्रेजी की वर्णमाला में व्यंजन और स्वरों को मिलाकर रखा गया है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी में व्यंजनों के क्रम में भी कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। इनका क्रम भी अत्यंत वैज्ञानिक है। पहले व्यंजनों की बात करें। क वर्ग के व्यंजन मुंह में पीछे से बोले जाते हैं, इसलिए ये कंठ व्यंजन कहलाते हैं। प वर्ग के व्यंजन ओंठों से बोले जाते हैं, इसलिए ये ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। इन ध्वनियों के बीच में च, ट और त वर्ग को क्रम से रखा गया है। स्वरों की व्यवस्था में भी एक क्रम है। ध्यान रहे कि ब्राह्मी से निकली देवनागरी में भी दो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है। मध्य युग में भारत की संस्कृति सुदूर पूर्व के देशों में फैली। इस कारण पूर्व के एशियाई देशों में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसके साथ ही संस्कृत भाषा का भी प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों के चलते इन सारी भाषाओं ने ब्राह्मी से प्रभावित होकर अपने लिए अक्षरिक लिपि पद्धति को अपनाया। ये तो बड़ी रोचक बात लग रही है। क्या ये सारी भाषाएं हिंदी की तरह देवनागरी में लिखी जाती हैं? नहीं, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन भाषाओं ने अक्षरिक पद्धति को तो अपनाया, लेकिन वर्ण चिन्ह अपने बनाए। यही बात भारत में भी देख सकते हैं। ये लिपियां सीधे ब्राह्मी से निकली हैं। फिर भी भाषाओं के वर्ण चिन्हों में कुछ अंतर हैं। कुछ उदाहरण देखिए। ये वर्ण आंध्र की भाषा तेलुगु के हैं, जैसे उ, छ, ड, ह। ये वर्ण ओडिशा की भाषा ओडिया के हैं, जैसे ई, छ, ध, श। ये वर्ण बंगाल की भाषा बांग्ला के हैं, क्रमशः च, फ, श। और ये वर्ण तमिलनाडु की भाषा तमिल के हैं, जैसे अण, ज, त, य। ये वर्ण पंजाब की भाषा पंजाबी के हैं, जैसे ख, ड, फ, श। मैम, इसका मतलब यही है कि हम भले ही भाषा जानते हों, आसानी से ये लिपियां पढ़ नहीं सकते। मैम, मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। हम लोग तमिलनाडु में रहते थे। हमें कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाना था। हम लोकल ट्रेन से गए और स्टेशन से बाहर आकर बस स्टॉप पर पहुँचे। सारी बसों में बस के गंतव्य का नाम तमिल में था। हर बार बस देखने के बाद हमें पास के आदमी से पूछना पड़ता था कि ये बस कहाँ जाती है। वो बेचारा जवाब देते देते थक गया और चुपके से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से खिसक गया। आखिरकार किसी भलमानस की सहायता से हम बस में चढ़ ही गए। अब सवाल था अपने गंतव्य पर उतरने का। सारे बस स्टॉपों पर नाम तमिल में लिखे हुए थे। मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैं जब अपने शहर में नई जगह जाती हूँ तो दुकानों के नाम पट के नीचे उस जगह का नाम देख लेती हूँ। यहाँ ये तरीका भी काम नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड तमिल में थे। खैर, जैसे तैसे बाजार तक पहुँच तो गए, पर अब मतलब की दुकान ढूंढने की परेशानी शुरू हुई। लिपि न जानने के कारण बहुत मुश्किल हुई, पर इस अनुभव का एक फ़ायदा भी हुआ। उसके बाद मैंने तमिल लिपि सीख ली। ये आपने अच्छा किया। भारत में लोग एक से अधिक भाषाएं भी सीखते हैं। इससे केवल लिपि ही नहीं, समर्थक क्षेत्र भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस प्रयास से लोगों में सद्भावना भी बढ़ जाती है। मैम,
यही सोचकर मैंने पंजाबी की लिपि गुरमुखी सीखी। शुरू में एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई। मैं एक सभा में गया, उसके आयोजक थे डॉक्टर शर्मा। निमंत्रण पत्र में उनका नाम गुरमुखी में लिखा था। सभा में जाते ही मैंने पूछा, मरभा जी कहाँ हैं? पहले तो लोग समझे नहीं, फिर मैंने निमंत्रण पत्र दिखाकर पूछा तो लोग ठहाका मार के हंसने लगे। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, लिपि ना जानने या ठीक से ना जानने के कारण बड़ी समस्या तो होती ही है। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ रोमन मिलाकर 11 लिपियां हैं, यानी कि विश्व की 1/4 लिपियां। व्यापारी या पर्यटक जो पूरे भारत में जाते हैं, उनसे हम ये तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे सारी लिपियां जानें। हिंदी की लिपि देवनागरी अखिल भारतीय स्तर पर आजकल संपर्क लिपि की भूमिका में काफी हद तक सफल है। हाँ, सब जगह स्थानीय भाषा के साथ हिंदी की लिपि में भी नाम पट्ट आदि हों तो अच्छा होगा। मैम, इसका एक और फायदा है, देश में अंग्रेजी की निर्भरता कम होगी। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए लिपि पद्धति पर चलते हैं। यद्यपि अधिकतर भारतीय भाषाओं ने अक्षरिक पद्धति अपनाई, लेकिन वर्ण चिन्हों की रचना अपने अपने ढंग से की। इसके अलावा भारतीय संस्कृति का परचम जहां जहां लहराया, देवनागरी लिपि का प्रभाव वहां स्पष्ट दिखाई देता है। आइए इसी की अब चर्चा करें। ये श्रीलंका में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा सिंहली है। सिंहली भारतीय आर्य भाषा परिवार की ही भाषा है। उसमें वर्णमाला का वही क्रम है जो देवनागरी का है। मैम, क्या सभी भाषाओं की लिपियों में अ से लेकर ह तक के सारे वर्ण इसी क्रम से मिलते हैं? क्रम तो है, लेकिन हर जगह वर्ण चिन्हों की संख्या समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम थाईलैंड की भाषा थाई के व्यंजनों की बात करें। हालांकि ये चीनी परिवार की भाषा है, परंतु इसके व्यंजनों का क्रम देवनागरी का ही है। लगभग यही बात कंबोडिया और लाओस की भाषाओं की भी है। भारत के निकट तिब्बती भाषा और म्यांमार में बर्मी भाषा है। इन भाषाओं ने भी ब्राह्मी की लिपि पद्धति को अपनाया। यह ध्यान रखने की बात है कि कई भाषाओं में घ, ध आदि घोष महाप्राण व्यंजन हैं, लेकिन उच्चारण संस्कृतवत नहीं है। कुछ भाषाओं में अपनी नई ध्वनियां हैं जिनके लिए देवनागरी में कोई चिन्ह नहीं है। इन भाषाओं ने नए चिन्ह बना लिए हैं। आपने एशिया की लगभग सारी भाषाओं की बात बता दी, कुछ ही भाषाएं रह गई हैं। आपने इंडोनेशिया की बात नहीं बताई। मैंने सुना था कि उस भाषा का नाम ही बहासा इंडोनेशिया है। हाँ, आपने सही सुना है। उसकी भी लिपि पद्धति अक्षरिक थी, ब्राह्मी से प्रेरित थी। लेकिन आधुनिक युग में इंडोनेशिया और मलेशिया ने रोमन लिपि अपना ली है। इंडोनेशिया के एक द्वीप बाली ने अपनी भाषा के लिए प्राचीन लिपि सुरक्षित रखी है। उसने वर्ण चिन्हों के लिए देवनागरी की तरह ही नाम रखे हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, ऊष्म, दंत्य आदि। अब मैं जापानी भाषा की बात करना चाहूँगी। इस भाषा में स्वर व्यंजन का क्रम ब्राह्मी के अनुरूप है। ये भी अक्षरिक लिपि है। हाँ, अक्षर रचना में जापानी ने नव प्रवर्तन किया है। इसमें मात्राएं नहीं हैं। व्यंजन और स्वर मिलकर नए वर्ण बन जाते हैं। उदाहरण देखिए। मैम, आपने जो जानकारी दी उसे सुनकर संकल्पना के स्तर पर मेरी कई समस्याएं हल हो गईं। लेकिन आप कभी ब्राह्मी की बात करती हैं, कभी देवनागरी की। क्या दोनों एक ही हैं? ध्यान रहे कि जिस तरह हिंदी संस्कृत की पुत्री कहलाती है, उसी तरह देवनागरी लिपि ब्राह्मी की पुत्री है, उसी का परवर्ती एवं विकसित रूप है। चर्चा के अंतर्गत मैंने अक्षरिक लिपि पद्धति की संकल्पना के संदर्भ में ब्राह्मी का नाम लिया है, लेकिन मैंने ब्राह्मी के वर्णों की चर्चा अब तक नहीं की। इसीलिए ध्वनियों और वर्णों की चर्चा के लिए मैं हिंदी की लिपि देवनागरी का हवाला देती रही। आइए
अब हम ब्राह्मी और देवनागरी की बात करते हैं। आपने शिलालेखों पर काम किया है, लिपि के विकास पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? जी जरूर। कहा जाता है कि पुराने जमाने में संस्कृत भाषा के लेखन के लिए ब्राह्मी लिपि विकसित हुई, परंतु वर्तमान में भारत में किसी भी भाषा के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अपेक्षानुसार ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन होते गए और आधुनिक भाषाओं ने भी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन करके इस लिपि को अपना लिया। जिस तरह भारत की अनेक भाषाएं संस्कृत की बेटियां मानी जाती हैं, उसी तरह कतिपय आधुनिक भारतीय लिपियां ब्राह्मी की पुत्रियां कही जा सकती हैं। आपने थोड़े ही शब्दों में पूरी बात समझा दी। हम इस विकास क्रम पर एक नजर डालते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रारंभिक रूप ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के शिलालेखों में देखा जा सकता है। 1ली शताब्दी में कुषाण वंश के समय इसका परिवर्तित रूप कौशाण ब्राह्मी कहलाया। 4ठी शताब्दी में गुप्त वंश के समय इस लिपि को गुप्त लिपि कहा गया। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते गए और 6ठी शताब्दी में ये लिपि कुटिल लिपि कहलाई। मैम, कुटिल शब्द यहाँ मुझे जरा अखर सा रहा है। इसका यहाँ प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया है? मेरी समझ से लोगों ने इस बदली हुई लिपि को पसंद नहीं किया, इसीलिए शायद यहाँ कुटिल शब्द का प्रयोग हुआ है। भाषा के संदर्भ में भी आधुनिक काल से पहले का विकसित रूप अपभ्रंश कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। उत्तरी शैली में अशोक ब्राह्मी के बाद कौशाण ब्राह्मी आई। उसका परिवर्तित रूप गुप्त लिपि 4ठी शताब्दी में अस्तित्व में आई और 7वीं शताब्दी में कुटिल लिपि आविर्भूत हुई। कुटिल से 2 शाखाएं निकली। शारदा लिपि से प्राचीन कश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा आदि लिपियां विकसित हुईं। दूसरी शाखा नागरी से बांग्ला, गुजराती, देवनागरी आदि लिपियां निकली। आज हम जिस लिपि में संस्कृत, हिंदी, मैथिली, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाओं को लिखते हैं, वही देवनागरी है। अब हम दक्षिण भारत की भाषाओं की लिपियों की चर्चा करें। पल्लव साम्राज्य ने ब्राह्मी की दक्षिणी शैली का विकास किया। उसी से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों का विकास हुआ। साथ ही संस्कृत के लेखन के लिए ग्रंथ लिपि नामक नई लिपि भी बनाई गई। मैम, जब हिंदी के लिए नागरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो नागरी का नाम देवनागरी कैसे पड़ गया? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, केवल अनुमान लगाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार संस्कृत देवभाषा कहलाती थी। पूरे भारतवर्ष में संस्कृत को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। शायद इसी कारण ये लिपि देवनागरी कहलाई। लिपियों के विकास क्रम के कारण भारतीय लिपियों में अंतर आ गए हैं। फिर भी इनमें कई समान तत्व हैं। जैसे सभी भाषाओं में उकार और ऊकार की मात्रा वर्ण के नीचे ही लिखी जाती है। लिपि चिन्हों में परिवर्तन के बावजूद ब्राह्मी के मूल आकार को पहचाना जा सकता है। अ की रचना देखिए। क की रचना देखिए। मैम, यहाँ काफी कुछ समानता दिखाई पड़ रही है, परंतु ये परिवर्तन क्यों होते गए? संगत लेकिन एक मुश्किल प्रश्न है। एक रोचक उदाहरण देना चाहूंगी। ओडिया भाषा में क का आकार देखिए। ये भाषा ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। ऐसा लगता है कि लिखने वालों की अपनी सुविधा के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। सीधी शिरोरेखा डालने पर ताड़पत्र फट सकता था। शायद इसीलिए ओडिया भाषा की लिपि में गोलाकार शिरोरेखा का प्रयोग शुरू हुआ। अब हम ब्राह्मी लिपि के चिन्हों में अपनी सुविधा के अनुसार लिखने वालों के परिवर्तन की दिशा देखते हैं। इनमें कोई समान बात देख रहे हैं?
ब्राह्मी के मूल रूप में ई ध्वनि के लिए 3 गोलाकार आकृतियों का प्रयोग होता था। सुविधा इसमें है कि सीधी शिरोरेखा के स्थान पर हम इसे एक ही बार में लिख सकें। ये विशेषता परवर्ती लिपियों में दिखाई देती है। तमिल में तीनों गोलाकार ब्राह्मी की तरह ही बिना कलम उठाए ऊपर नीचे के क्रम अंकित हैं, इसलिए अतिरिक्त रेखाएं बनानी पड़ी हैं। तेलुगु में ऊपर 2 नीचे 1, हिंदी में तीनों एक के नीचे 1। लिपियां इसी प्रकार परिवर्तित होती हैं। मैम, हमें लिपि से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिली, सुनकर अच्छा लगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि लिपि का विकास कब हुआ होगा। इस विषय में भी कुछ बताइए। इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, ये तो निश्चित है कि भाषा के बाद ही लिपि का विकास हुआ होगा। पहले कहा जा चुका है कि लिपि भाषा की अनिवार्यता नहीं है। इसका काम है भाषा को स्थायी मूर्त रूप देना। मैम, इसका मतलब ये है कि हमें भाषा के उद्भव को जानना होगा। हाँ, बात तो ठीक है, परंतु जैसे मनुष्य के उद्भव के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसी तरह भाषा के उद्भव के बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। भाषा के विकास के साथ ही लिपि के जन्म की कहानी भी जुड़ जाती है। वो कैसे मैम? मान लीजिए मानव ने भाषा में कुत्ता शब्द बोलना सीख लिया, लेकिन अभी उसके पास लिपि नहीं है। लिखने के लिए वो स्वाभाविक रूप से कुत्ते का चित्र बनाएगा। साथ में हथियार लिया मनुष्य का चित्र हो तो संदेश हो जाता है, आखेट के लिए जाता आदमी। हमें 30-40 हजार साल पहले के गुफा चित्र मिले हैं, जिसके माध्यम से मानव ने कुछ कहने की कोशिश की है। मैम, मनुष्य को लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। इसके भी कई प्रयोजन थे। भाषा एवं उसमें वर्णित ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु लिखने की जरूरत पड़ी होगी, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। जैसे मिस्र के कीलाक्षरों वाले मिट्टी के पट्टों में इतिहास लेखन है, युद्ध का वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में संदेश का संप्रेषण है, धर्म का प्रचार है। बाद के कई शिलालेखों में शासनादेश हैं, यानी सरकारी आदेश। हाँ, उस जमाने में स्थायी रूप से सरकारी सूचनाएं देने का यही एक तरीका था। आपको आश्चर्य होगा कि शिलालेख के लिए दक्षिण की भाषाओं में शब्द ही है शासन का पत्थर। आपने अभी कीलाक्षरों की बात भी की थी, लेकिन लिपि पद्धतियों के सिलसिले में इसका उल्लेख नहीं किया था। क्योंकि ये लिपि पद्धति नहीं है, बल्कि लेखन का एक प्रकार है। बात स्पष्ट नहीं हुई मैम। जिस तरह हम ताड़पत्र पर लिख सकते हैं या पत्थर पर अक्षर उकेर सकते हैं, उसी तरह कच्ची मिट्टी पर अक्षर बनाकर ईंटों की तरह उसे भट्टी में पका लें तो स्थायी लेख बन जाता है। इस पद्धति का विकास 5000 साल पहले सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में हुआ था। ये मध्य एशिया में आज का तुर्की, इराक वाला क्षेत्र है। हम मान सकते हैं कि संसार में लिपि का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। मैम, वे लोग मिट्टी पर कील से लिखते होंगे, इसीलिए इसका नाम कीलाक्षर पड़ा होगा। बात एक हद तक सही है, लेकिन कच्ची मिट्टी पर साफ लिखना आसान नहीं होता। वे लिखते नहीं थे, पड़ी कील को दबाकर आकार बनाते थे। इससे साफ और जल्दी लिखा जा सकता था। इसीलिए हमारे पास कीलाक्षर के नमूने विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर हम इसे किस लिपि पद्धति से जोड़ सकते हैं मैम? इस लेखन पद्धति का उपयोग उस समय कई भाषाओं ने किया था। कुछ भाषाएं ध्वन्यात्मक थीं, कुछ अक्षरिक थीं। मैम, भारत में सबसे पहले लिपि का प्रारंभ कब और कैसे हुआ? हमारे पास सबसे प्राचीन उपलब्ध लिपि सिंधु घाटी की लिपि है। इसका समय 4500 साल पहले का माना जा सकता है। ये लिपि किस पद्धति की है मैम? पद्धति की बात तो तभी करेंगे ना जब भाषा समझ में आ जाए। ये लिपि अभी ठीक से पढ़ी नहीं गई है, भले लोग दावा करते हों।
ऐसा क्यों? इसके जो नमूने मिले हैं वे भाषा को समझने के लिए बहुत कम हैं। हम जानते हैं ना कि लिपि मौखिक भाषा का प्रतिरूप होती है। भाषा न जानने पर लिपि काला अक्षर भैंस बराबर ही होती है। चलिए अब तक जो चर्चा की उसे दोहरा लेते हैं। लिपि का इतिहास भाषा के इतिहास से हुआ है। हमने चर्चा की थी कि संसार में कितनी भाषाएं हैं और कितनी लिपियां हैं। संसार की 4 लिपि पद्धतियां हैं। पहली लिपि पद्धति चित्रलिपि, चीनी भाषा। दूसरी लिपि पद्धति संश्लिष्ट लिपि, अरबी भाषा। तीसरी लिपि पद्धति ध्वन्यात्मक लिपि, अंग्रेजी आदि। चौथी लिपि पद्धति अक्षरिक लिपि, संस्कृत, हिंदी आदि। देवनागरी का पूर्व रूप ब्राह्मी था। इसने एशिया की भाषाओं को प्रभावित किया। देवनागरी ने सारी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया। इस कारण भारतीय लिपियों में मूलभूत एकता है। विज्ञान के विकास के साथ लिपियों में भी रूप परिवर्तन होता गया। मुद्रण से पहले अक्सर शब्दों के बीच में जगह नहीं होती थी। विराम चिन्हों आदि का प्रयोग नहीं होता था। मुद्रण के बाद अक्षर सुंदर बनने लगे। विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर के युग में मानकीकरण पर बल दिया जाने लगा। इसलिए आवश्यक है कि हम युग के अनुरूप लिपि में आवश्यक संशोधन परिवर्तन करें। आज की चर्चा अब हम बस यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये चर्चा आपके लिए रोचक और उपयोगी सिद्ध हुई होगी। कल चर्चा करेंगे कि हिंदी की लिपि का स्वरूप क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है मैम।